प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लैंथेनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने लैंथेनॉइड्स का सामान्य परिचय व लैंथेनॉइड्स के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनका नाम व सिंबल और साथ में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने डिस्कस किया था। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर बात करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, सीरियम से स्टार्ट करके और जो ल्यूटीशियम तक के लैंथेनॉइड्स हैं, उनका जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो दर्शाया हुआ है एक टेबल के रूप में। तो इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि सभी जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 है। इसके अलावा इसमें +3 के अलावा कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं कुछ तत्वों के लिए और दर्शाई गई हैं जो कि उनकी अस्थायी या अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट कर रही हैं। ओके, तो देखिए आइए हम शुरुआत करते हैं सीरियम से। सीरियम की ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो +3 और +4 दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था का जो सीधा संबंध है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। ओके, और दूसरी बात यह है कि ये जो सारे लैंथेनॉइड्स हैं वो आयनिक टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना होता है तो उसके लिए धनायन और ऋणायनिक स्पीशीज का होना जरूरी है। ओके, तो ये जो एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक की जो धातुएं हैं, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को खोकर या इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल की अन्य धातुएं अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये लैंथेनॉइड्स भी अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर धनायन बनाती हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो आप देख रहे होंगे +3 ऑक्सीकरण अवस्था एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ओके, इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। इसको हम ये जो लैंथेनॉइड का सिंबल है Ln और इस पे +3 चार्ज से हम डिनोट करते हैं। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं उसमें कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैंथेनॉइड है सामान्यतः केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही क्यों दर्शाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। या फिर हम ये कहें कि जो लैंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये सारी बातें जानने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए आइए सीरियम से हम स्टार्ट करते हैं। सीरियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट है और 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, जब हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन या किसी उदासीन जो तत्व है उससे हम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं जो कि लूजली बाउंडेड होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड होंगे जिनका जो लोकेशन है नाभिक से
अधिक दूरी पर होगा। तो देखिए जैसा कि आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो पा रहा है, 4s ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल और 6s ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल नाभिक से अधिकतम दूरी पर है। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 6s ऑर्बिटल से रिमूव होगा, उसके बाद में 4f ऑर्बिटल से रिमूव होगा। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, तो क्या होगा, सीरियम 2+ भी हो सकता था, Ce2+। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब ऐसा है तो सीरियम अपने बाह्यतम कोष 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके क्या बना लिए, Ce2+ क्यों नहीं बना लेता, और वो एक स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं होती है। ओके, देखिए इसका हम रीजन फाइंड आउट करते हैं, Ce2+ क्यों नहीं बनाता है। ओके, देखिए इसके अलावा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा सीरियम 4+ भी बनाता है, यानी जब हम इसके जो 4f और जो 6s में जो इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन उनको हम रिमूव कर दें तो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होगी, हमें क्या प्राप्त होगी, सीरियम 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्राप्त होगी। ओके, तो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन राइज होता है, सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है कि सभी लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था की क्यों दर्शाते हैं। दूसरा देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, दोनों का जो आंसर है वो हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। देखिए Ln3+ ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ओके, समझाइए इसको। ये दोनों ही सवाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें पूछे हुए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हम लैंथेनाइड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, ये बात क्लियर हुई। जब हम कोई भी आयनिक स्पीसीज बनाना चाहते हैं, यानी धनायनिक स्पीसीज जब हम बनाना चाहते हैं तो उसके बाह्यतम कोष में से हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और जब हमें बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्यों प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के आकर्षण बल से बंधित हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हैं तो नाभिक का जो आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उस आकर्षण को हमें तोड़ना पड़ेगा, उस आकर्षण को हमें कमजोर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आईपी से भी डिनोट कर देते हैं हम, और आयनाइजेशन एनर्जी से भी हम डिनोट कर देते हैं। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम परिभाषित करें तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी एकल विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन्स को पृथक करने हेतु या नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने हेतु दी गई ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो एटम को क्या होना चाहिए, एकल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, उसका किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ाव नहीं होना चाहिए। दूसरा आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि वो
सेपरेट होना चाहिए। तीसरा है न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ओके, किसी एकल विद्युत उदासीन, और वो कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। ठीक है, अगर गैसियस नहीं है तो सबसे पहले हम उसको गैसियस अवस्था में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद में हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। ये क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए, जब हम लैंथेनाइड्स के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, उसके लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब इसके बाद में एक आयन बन गया है जिसपे चार्ज कैसा है, +1 चार्ज आया है। ओके, जब हम इस प्लस या धनावेश युक्त स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो हमें और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। जो पहली स्थिति थी, जब उदासीन वाली जो स्थिति थी, उसमें हमने जितनी एनर्जी दी है उससे कहीं अधिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। तो देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी 2। ओके, ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी एकल धनावेश वाली जो स्पीशीज है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो क्या बन गया, द्विधनावेश युक्त स्पीशीज बन गई। जब हम द्विधनावेश युक्त स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात क्लियर हुई। तो लैंथेनाइड्स के केस में जब हम 1 बाय 1 करके एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल सकते हैं। यानी अगर हम इनका टोटल करें तो इन टोटल जो आयनाइजेशन एनर्जीज है उसका मान इतना अधिक नहीं है जितना कि अन्य धातुओं के लिए है, जैसा कि एल्कली जो मेटल्स हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सॉरी ये जो एस ग्रुप के जो मेटल्स हैं उनके लिए जो तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मान है, वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर हम कंपैरिजन करें, ये जो कैल्शियम वगैरह है Ca2+ वगैरह, इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3, इन दोनों की हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में जो अंतर है वो लगभग 5000 किलो जूल प्रति मोल का हमें प्राप्त होता है। यानी अगर हमें किसी द्विधनावेश युक्त स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन और अधिक निकालना है तो हमें इतनी अधिक एनर्जी की और अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन लैंथेनाइड के केस में ऐसा नहीं है। लैंथेनाइड के केस में क्या है, हम जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का बीच का जो अंतर देखें वो सिर्फ कितना आता है, 1100 किलो जूल प्रति मोल। तो कितना बड़ा अंतर हमें नजर आ रहा है कि जब जो एस ग्रुप की मेटल्स हैं उनसे अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर जब हमें निकालना है तो उसके लिए हमें 5000 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन लैंथेनाइड के केस में मात्र 1100 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की अधिक आवश्यकता हमें पड़ रही है। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लैंथेनाइड के केस में आयनाइजेशन एनर्जी 1st, 2nd और 3rd का जो टोटल है उसका मान इतना अधिक प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनसे 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। इसलिए सभी लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये बात क्लियर हुई। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि Ln3+ ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था से तात्पर्य ये है कि ये जो लैंथेनाइड्स है Ln3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में न तो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट का काम करते हैं, न तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और न ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, Ln3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट्स क्या हैं, स्टेबल है। ओके, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ।
सभी जो लैंथेनॉइड्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, स्टेबल है। ओके, अब हम आते हैं, ये जो कुछ एक्सेप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो सभी जो लैंथेनॉइड्स हैं वो दर्शा रहे हैं। इसके अलावा आपको देखिए सीरियम के केस में, प्रोसियोडाइनियम के केस में, नियोडाइनियम के केस में, समेरियम और यूरोपियम के केस में, इसके अलावा टर्बियम के केस में, डाइस्प्रोसियम, ओलियम, थूरियम और लिथियम के केस में आपको कुछ एक्सेप्शंस नजर आ रहे हैं। उसमें से भी देखिए जो ऑक्सीकरण अवस्था बर्किट में दर्शाई हुई है वो ऑक्सीकरण अवस्था एक अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या है, अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है लेकिन +3 की तुलना में कम स्टेबल है। अभी हम बात करते हैं सीरियम और जो टर्बियम है। देखिए सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था और जो टर्बियम है +4 ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, इनको ब्रैकेट में नहीं दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये अनस्टेबल तो है लेकिन ब्रैकेट वाली जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनकी तुलना में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो अब देखिए अब फ्यूजन राइज होता है, सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के पीछे रीजन ये है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होगा जो कि नजदीकी उत्कृष्ट गैस के समान है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? देखिए सीरियम 4+ क्यों दर्शाता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ज़ीनॉन 4f0, 5d0 और 6s0। ओके, तो ये क्या है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? क्योंकि यह नजदीकी इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से खाली है, जैसा कि इसके केस में हम f ऑर्बिटल की हम बात करें तो जब ये 4f0 है, 5d0 है, 6s है तो अंदर के ऑर्बिटल सारे भरे हुए होंगे, 5s कंप्लीट भरा होगा, 5p6 होगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको स्थायित्व प्रदान करता है। इसके अलावा हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। अगर इस तरीके के ऑर्बिटल्स हैं तो वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें तो चलो इसने स्थायी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो गेन करने के लिए अपना चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है या लूज कर दिया है, इसलिए +4 ऑक्सीजन अवस्था में प्राप्त होगी। लेकिन अगर प्रेसियोडाइनियम और नियोडाइनियम के केस में देखें तो ऐसा नहीं है। ओके, ये जो ट्रेंड है जो कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था का जो दर्शाने का जो ट्रेंड है, अपने जो नजदीकी दो तत्व है प्रेसियोडाइनियम और नियोडाइनियम, इनमें भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल सकते हैं तो इसमें से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम तक हम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है, और जब हम f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या है? अनस्टेबल है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यूरोपियम के केस में 4f7 है। 4f7 का मतलब क्या है? f7 यानी हाफ फिल्ड सेल है, और हाफ फिल्ड सेल क्या होता है? स्टेबल होता है, इसलिए क्या है? इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था आई है।
ओके, जब इसमें +2 है तो इसमें भी +2 हमें इसके जो नजदीकी तत्व है उसमें भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन अनस्टेबल होगी। ये बात क्लियर हुई। ठीक इसी प्रकार से देखिए, इसमें से अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, 2 6s में से और 2 f में से, तो पुनः हमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये +4 है, टर्बियम +4 है। ओके, इसी प्रकार से ये ट्रेंड अपने नजदीक के 2 तत्वों तक हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यूट्रोबियम में 4f14 5d0 6s, अगर 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो ये 4f14 एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हमें प्राप्त होता है। वो कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कि अन्य ऑर्बिटल्स के। ओके, तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर को हमें ध्यान में रखते हुए जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो असामान्य व्यवहार हमें कुछ तत्वों का नजर आ रहा है उसको हम समझा सकते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए हम इस पॉइंट पे आते हैं, सीरियम +4 और जो टर्बियम +4 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, यानी किसी दूसरे का ऑक्सीकरण कर देंगे, और जब किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके खुद गेन कर लेंगे। तो देखिए इसमें Ce4+, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Ce3+, सीरियम 3+ में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ठीक इसी प्रकार से टर्बियम को हम समझा सकते हैं। टर्बियम 4+ है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb। यानी जो भी लैंथेनाइड्स की हमने असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +3 उसमें परिवर्तित होने की उनकी प्रवृत्ति होती है। ओके, अब देखिए यूट्रोबियम के केस में देखें, ये जो है यूट्रोबियम +2 और जो यूरोपियम 2+ है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने का कारण क्या है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, जैसे सीरियम का ऑक्साइड है CeO2, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहां पे आपको किसी कंपाउंड का ऑक्सीकरण करना हो तो हमें सीरियम का जो ऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यूट्रोबियम और जो यूरोपियम है वो अनस्टेबल है और रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए रिड्यूसिंग का मतलब है दूसरे का रिडक्शन करना, और दूसरे का रिडक्शन तभी हो सकता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी यूट्रोबियम 2+ है उसने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरी स्पीशीज के लिए प्रोवाइड करवाया है ताकि उसका अपचयन हो जाए, इसलिए इसमें ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, अगर हम एक जनरल वे में कहें कि जो लैंथेनॉइड्स हैं यानी Ln4+ स्टेट वाले जो लैंथेनॉइड्स हैं वो किसके रूप में काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, और किस में परिवर्तित हो जाते हैं, Ln3+। ठीक उसी प्रकार से जो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाली हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, Ln3++। ओके, इसमें इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, देखिए +4 से +3 में हुआ है, और इसमें इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, +2 से +3 में ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये बात क्लियर हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनाइड्स का है एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे संबंधित जो सवाल है वो जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो
लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं और उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो सामान्य ट्रेंड और जो एनोमैलीज हैं वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। और इसके साथ में ही हम आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और पुनः दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे टॉपिक के साथ में हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है तो आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं आप जो अच्छे शिक्षक हैं उनसे उनके संपर्क में रह करके अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। और इसी के साथ में मैं आज का ये वीडियो है शिक्षक दिवस की जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं उसके साथ में ही आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं। धन्यवाद।